हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपेक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे सामान्य विज्ञान ईयर वाइज एंड सेट वाइज क्वेश्चन बैंक, इस बुक से हम सामान्य विज्ञान को कवर करा रहे हैं, साइंस को। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से हम इसको कवर करा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके अलावा हम और भी बुक करा रहे हैं। 2018 के भी हम ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, स्पेशल साइंस के। और इस बुक से भी हम 2022 में जितने भी पेपर हुए थे ग्रुप डी के साइंस के, वो सब इस बुक से भी कवर करा रहे हैं। न्यूमेरिकल भी आपके करा रहे हैं, जीके भी आपका चल रहा है। ठीक है, तो सारा ही हम पूरा कवर करा रहे हैं। साइंस की 2-3 बुक हम लेके चल रहे हैं। तो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। तो इस बुक से हमने एक चैप्टर ऑलरेडी करा रखा है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम सेकंड प्रैक्टिस सेट इससे कराने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 17/8/2022 शिफ्ट सेकंड। शिफ्ट फर्स्ट का पेपर हमने करा दिया है, ये आज का सेकंड वीडियो है, दूसरा प्रैक्टिस सेट है ये ग्रुप डी साइंस के लिए। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। किस कारक ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया? तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण। तो किस वजह से वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया था तत्वों का, किसको सोच के किया था? सभी 1, 2, 3, केवल सेकंड, केवल थर्ड, केवल फर्स्ट? तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने वर्गीकरण किया था तत्वों का। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला देखिए सेकंड क्वेश्चन। 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 को आई वी ग्राफ नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। R1, R2, R3 लगे आग के बीच सही संबंध क्या है? तो ये I और B के बीच ग्राफ है। ये इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये गलत छाप दिया इन्होंने। ठीक है, इसके हिसाब से बताना है। पहला R1 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, R3 ग्रेटर देन R1 ग्रेटर देन R2, R3 लेस देन R1 लेस देन R2, R1 लेस देन R2 लेस देन R3। पहला इसका जो फोर्थ है ये इसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पायसीकरण की क्रिया के समान होती है? पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित करना किया जाना, पित्तरस एंजाइमों का स्टार्च के पाचन में सहायता करना, पित्तरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाना, पित्तरस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान किया जाना। तो पायसीकरण, साबुन का पायसीकरण किसमें होता है? देखिए, पित्त जो लवण होता है, पित्त लवण, पित्तरस, ये पहला ऑप्शन है इसका। पित्तरस जो होता है वो वसा के बड़े गोली यानी ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है कि पित्तरस एंजाइम का काम ही नहीं करता है। पित्तरस अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय जरूर होता है, लेकिन क्षारीय वो पूछ रहा पायसीकरण। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चौथा। गोली दर्पण को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्र त्रिज्या r के पदों में डैश के बराबर होता है? 2r, r/2, r/4 या r? तो ये वक्रता त्रिज्या r होती है, ये 2f के बराबर होती है। इसको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन है इसमें, एक आपको एंड में मिलेगा, एक ये। यहाँ से r के पदों में निकालना है, तो f की वैल्यू निकालोगे, क्या निकलेगी? r/2, ऑप्शन दूसरा। पांचवा। जब शुष्क बुझे चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डैश बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बिना बुझा हुआ चूना, एसिटिक अम्ल। शुष्क बुझा चूना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उल्टा प्लस क्लोरीनीकरण कर रहे हैं, मतलब क्लोरीन इसमें Cl2 मिला रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो इसको क्या आता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O।
ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये दूसरा ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। छठवां क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्न में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण ही सही व्याख्या करता है? देखो ये आयोडीन इसमें डाला जा रहा है, टिंचर आयोडीन। पोटैटो जूस टर्निंग ब्लू ब्लैक, पोटैटो का जूस है, मतलब आलू का जूस है, और ये कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक काला, ठीक है ना, नीला काला। तो इसके हिसाब से बताना है। पोटैटो जूस टर्निंग ब्लू ब्लैक, नीले काले रंग में परिवर्तित हुआ आलू का रस, ठीक है, किसके कारण हुआ है बताना है। आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। आलू के रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। आलू के रस में वसा होती है जो आयोडीन मिलाने पर नीली काली हो जाती है। तो आलू के अंदर होता है स्टार्च, ठीक है, और ये इसका सेकंड है। हम स्टार्च इसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी इसको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को ही बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए हम आलू पे आयोडीन डाल के देखोगे ना, तो ब्लू ब्लैक कलर उसका हो जाएगा, तो समझ जाओ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो किसी में भी कार्बोहाइड्रेट चेक करना है, आयोडीन डाल के चेक कर सकते हो, उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा, ई कोलाई कोलीफॉर्म, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका थर्ड ऑप्शन ई कोलाई कोलीफॉर्म, ठीक है ना, ये जल प्रदूषण का सूचक है क्योंकि ये हमारी आंत में पाया जाता है, पानी के थ्रू ये पहुंचता है आंतों में, ठीक है। और ये साल्मोनेला टाइफी से हमें टाइफाइड रोग होता है, टाइफाइड। विब्रियो कोलेरा से हमें होता है कोलेरा, और एक था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस चौथा वाला, उससे टीबी होता है, क्षय रोग इसको हिंदी में बोलते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, रंध्र, रक्षक कोशिकाएं। तो इसमें ये रंध्र जो होते हैं ये सहायक होते हैं गैसीय विनिमय के लिए, इनको इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। ये रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, होल्स इनको बोलते हैं। रक्षक कोशिकाएं भी होती हैं, ठीक है, ये तुम्हारा पानी जो होता है उसको कंट्रोल करती हैं, कम ज़्यादा, ठीक है, और गैस का भी विनिमय इनमें से होता है, लेकिन पानी उन्होंने स्पेशल गैस के लिए पूछा था, तो रंध्र केवल गैस करते हैं, ठीक। और ये बाष्पोत्सर्जन के लिए भी काम आते हैं, रंध्र स्टोमेटा बाष्पोत्सर्जन, ठीक है ना, इसमें भी ये काम करते हैं स्टोमेटा, यानी पानी का बाहर निकलना किसकी फॉर्म में, बाष्प की फॉर्म में प्लांट से, उसको बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। नवा प्रश्न, निम्न में से किस तत्व का आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? सल्फर, फास्फोरस, आर्गन या नियोन। तो परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, तो ये है हमारा सल्फर, ठीक है। अगला प्रश्न, साइक्लोहेक्सेन में डैश CC बंध और डैश CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल डैश सहसंयोजक बंध होते हैं? 4 8 12, 4 12 16, 6 10 16, 6 12 18। साइक्लोहेक्सोन मतलब देखो, जब कार्बन इस तरीके से जुड़े रहते हैं इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, मतलब साइकिल की फॉर्म में, सर्किल की फॉर्म में। अब इसमें देख लो कितने बंध हैं कार्बन के, ये यहाँ भी सी रहता है, यहाँ भी सी रहता है, तो 6 कार्बन हो गए, देखो 6 कार्बन हो गए, बंध कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 इसमें भी है, 2 में है। अच्छा, इनके बाद फिर हाइड्रोजन के साथ, देखिए इसके साथ 2 हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट रहेंगे, ऐसे ही इसके साथ, ऐसे ही इसके, ऐसे ही इसके,
इस तरीके से गिनोगे तो 12 हो जाएंगे। तो 12 हो गए ये, ठीक है ना, 12 एक ही में ये हो गया। 18 कैसे टोटल गिनोगे तो 6 और 12 18 टोटल। ये चौथा ऑप्शन इसका आंसर है। 11वां प्रश्न, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग है? तो आर्मेचर का भाग बताना है। मोटर के अंदर जो होता है मृदु लोह कोर कुंडली चुंबक, पहला तीसरा दोनों, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट, फर्स्ट और सेकंड दोनों। आर्मेचर के अंदर एक तो ये लगा रहता है मृदु कोर लोह, नरम लोहे का उसमें कोर होता है, कुंडली उसके अंदर फिट होती है, ये भी होता है। चुंबक आर्मेचर में नहीं होती है, ठीक है। चुंबक कहाँ होती है? स्टेटर पार्ट के पास। स्टेटर होता है मतलब स्टेटिक वाला, चुंबक होती है यहाँ पे इस तरीके से, ये चुंबक ही होती है, ये चुंबक होती है, ठीक है। इसके अंदर होता है ये घूमने वाला पार्ट, तो जो घूमने वाला पार्ट होता है उस पे ये लोह कोर होता है और उसमें कुंडली अंदर भरी रहती है। इसमें कौन सा है फिर? तीसरा नहीं है तो दूसरा, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? रेडॉक्स होता है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। जिंक पहला, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2, 2H2O Cl2, NaO2, Na2O, AgNO3, NaCl, AgCl, NaONO3। फोर्थ, थर्ड या फर्स्ट या सेकंड, कौन सा नहीं है? देखिए इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का मिलना और रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का निकलना। इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, देखो यहाँ जिंक, इसका हुआ है क्या? रिडक्शन। यहाँ पे कार्बन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मिल गया इसको, ये ठीक है ना। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो, इसका क्या हुआ? रिडक्शन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे ही इसमें देख लो, ऑक्सीजन Mn से निकल गया, क्लोरीन मिल गया है तो उसका रिडक्शन हो गया, क्लोरीन ऑक्स, और ये यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक। यहाँ पे भी इसी तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, मिलना है, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन का कोई एक्सचेंज ही नहीं है क्योंकि ये ग्रुप होता है नाइट्रेट, ऑक्सीजन साथ में नहीं जाएगा अकेला, ये नाइट्रेट पूरा जाएगा। तो इसमें ये तो चौथा वाला में, ठीक है ना, चौथा वाला आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है तो एक्सचेंज कैसे होगा? ऑप्शन के हिसाब से पहला आंसर। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। सेकंड, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। कथन फर्स्ट सत्य है और कथन सेकंड असत्य है। कथन सेकंड सत्य है और कथन फर्स्ट असत्य है। तो देखिए इसमें ये सेकंड वाला सही है, क्योंकि जब हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, इसमें हम पानी मिलाएंगे H2O, तो इसमें हमें कितने H2 चाहिए? 10 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो इसमें होते हैं Na2CO3 डॉट 10 H2O, 10 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? धावन सोडा, वाशिंग सोडा इसी को बोलते हैं, सोडियम और कार्बोनेट। सेकंड सही है, पहला गलत था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सेकंड सही, पहला गलत, क्योंकि पहले में दिया है यही वाला कि इसका हम अग्निशामक में यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, इसको नहीं करते हैं अग्निशामक में, हम करते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा, क्योंकि इसके साथ एक अम्ल भी होगा, अम्ल कह सकते हो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर CO2 गैस रिलीज करते हैं, CO2 गैस आग बुझाने में
काम आती है। 14वां प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रम से डैश और डैश दिशाएं को निरूपित करते हैं। अंगूठा और तर्जनी क्या बताते हैं, कौन सी दिशा को बताते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार बताना। क्षेत्र धारा, चुंबकीय क्षेत्र बल, बल चुंबकीय क्षेत्र, धारा या क्षेत्र। तो देखिए ये जो होता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो होता है हमारा अंगूठा, ये दिखाता है बल, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये दिखाती है हमारी क्या, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फ्लक्स, फील्ड, सॉरी फ्लक्स नहीं फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी। और ये जो है मध्यमा, ये दिखाती है करंट, धारा को। तो इसमें बल और चुंबकीय क्षेत्र वाला ऑप्शन थर्ड है। या 15वां, निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? तो ये किरण है, ठीक है, इसमें बताना ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी। तो देखो आपतित किरण होती है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ये है ए बी, निर्गत किरण निकलने वाली, ये निकल रही है सी डी, ए बी सी डी, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? -5/6, -6/5, 6/5 या 5/6। तो देखिए मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं, आवर्धन मैग्निफिकेशन को बोलते हैं। लेंस के लिए इसका फॉर्मूला होता है B/U। U होता है वस्तु की दूरी, ये होता है इमेज की दूरी। तो देखिए वस्तु की दूरी हमारी कितनी है, ये 25 है और ये है, ठीक। तो यहाँ पे और जो वस्तु की दूरी है वो नेगेटिव में आती है, तो ये आएगा माइनस का, लेंस से वस्तु की दूरी नीचे है, ऊपर इमेज की दूरी, तो इमेज कितना 30, ये तो प्लस की रहेगी, ठीक है ना, इमेज तो लेंस के बाद में बनती है। और ये माइनस का 25, काटो 5 से 6/5 माइनस का, ये सेकंड है ऑप्शन। अगला प्रश्न, गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं? निस्पंदन, उन्मूलन, चयनात्मक पुनःअवशोषण। निस्पंदन, चयनात्मक पुनःअवशोषण, उन्मूलन, चयनात्मक पुनःअवशोषण, अवशोषण, निस्पंदन, उन्मूलन, चयनात्मक पुनःअवशोषण, उन्मूलन, निस्पंदन। ठीक है, पहले निस्पंदन होता है, इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। चयनात्मक पुनःअवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, उन्मूलन, स्राव मतलब बाहर निकालना। तो ये प्रोसेस होता है, पहले निस्पंदन होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। 18वां, इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का बताना है। मुकुलन, विखंडन, क्राफ्टिंग या द्विभाजन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ग्राफ्टिंग, बाइनरी फिजन। देखिए मुकुलन होता है, ये हाइड्रा के अंदर होता है, तो ये अलैंगिक है। विखंडन, फ्रेगमेंटेशन अमीबा के अंदर होता है, ठीक है, अमीबा और प्लाज्मोडियम के अंदर भी होता है। ग्राफ्टिंग, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं कायक प्रवर्धन, कायक जनन, जनन कर लो शॉर्ट में, कायक जनन। द्विविभाजन, बाइनरी फिजन, ये होता है लेशमेनिया के अंदर। ये तीनों ही अलैंगिक हैं, ये अलैंगिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ्टिंग है जो कि अलैंगिक नहीं है, ठीक है ना। 19वां प्रश्न, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? 1, 4, 3, 2। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 पहले कोष में आते हैं, दूसरे कोष में 4 आते हैं। कितने कोष हो गए? 1, 2,
2 हैं, तो ये चौथा ऑप्शन। 20वां, कोई भी अभिक्रिया जो अवलेय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो अवलेय पदार्थ मतलब जो घुलता नहीं है पानी में उसको बोलते हैं। तो ये अवलेय, ये थर्ड वाला है, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। 21वां, किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2R, R/4, R या R/2। तो देखिए ये कोई प्रतिरोध है, इसका R प्रतिरोध है, इसको काट दिया तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, यानी R/2, 2 तो कौन सा है, चौथा। 22वां, दिए गए परपथ में 4 प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच विभव पता ज्ञात कीजिए। विभव मतलब होता है वोल्टेज, वोल्टेज निकालना है। तो ये एक सर्किट है, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये रेसिस्टेंस है, ये 6 ओम, 4 ओम और 6 ओम, ये सीरीज में लगे हैं। 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 ओम या 0.5 वोल्ट। तो देखिए यहाँ से करंट जाएगा वोल्टेज बैटरी से, तो यहाँ होके जाएगा करंट, ये फिर करंट वापस आ जाएगा लौट के, जितना करंट जाता है उतना ही वापस आता है। ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो इनका हम एक ही रेसिस्टेंस बना सकते हैं। कितना होगा, R = R1 प्लस R2 होता है सीरीज में, 4 + 6 = 10 ओम। वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, ये फॉर्मूला होता है V = IR। क्या निकालना है, करंट। करंट निकालोगे V/R। V कितना है हमारा, 5 है, R कितना है, 10 है, यह है 1/2 एम्पियर। हमको अब चाहिए किसमें वोल्टेज चाहिए, 4 ओम रेसिस्टेंस में, इसके अंदर चाहिए। तो वोल्टेज का फॉर्मूला फिर दोबारा लगा दो, V = IR। तो I कितना है, 1/2, नहीं ये रेसिस्टेंस कितना है, 4 है ना, 2 का 2 से भाग दोगे 2 आ जाएगा, 2 वोल्ट, सॉरी वोल्टेज है ना, तो ये ऑप्शन थर्ड। 23वां, एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी F के पदों में डैश के बराबर है। पीछे इसको मैंने समझाया था, F/2, 2F, F या F/4। देखिए मैंने अभी बताया था R = 2F होता है, सिंपल फॉर्मूले पूछा है, तो ये क्या है, 2F। पीछे भी इसको मैंने बताया था। 24वां, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 24 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक इन्वायरमेंट से या कंप्यूटर से डाला होगा इन्होंने, ठीक है। तो इसको देखना है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। इसको ध्यान रखना है, केवल लड़कियों में पूछा है। पहला, मुहासे युक्त तेली त्वचा, शरीर के विभिन्न हिस्सों में बालों का बढ़ना, उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। देखो ये दोनों में होते हैं, लड़का लड़की, मुहासे और निकलना ये होते हैं, बाल दोनों के बढ़ते हैं, दिखावट में भी सचेतता, स्तन ग्रंथि ये केवल लड़कियों में होता है, ठीक है, लड़कों में नहीं होता है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।